बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और उसमें सोर्सेज ऑफ इनकम में फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम कैपिटल गेंस। जो लास्ट टाइम हमने बात की थी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन के मुतालिक, तो उसमें मज़ीद हमने कुछ क्लैरिफिकेशंस एज़ पर रेगुलेशंस, एज़ पर रूल्स, एज़ पर सेक्शन 76(2) of the income tax ordinance, the incidental expenditure incurred on disposal of assets also forms part of the cost of asset. Thus, any expenses on disposal shall also be deducted in order to compute the gain or loss. इंसिडेंटल का मतलब होता है कि अभी आपको मालूम नहीं था कि ये भी उस पर अखराजात होंगे। आपने कोई कैपिटल एसेट लिया, उसको सेल करना चाहते हैं और साथ उसके कुछ एक्सपेंडिचर अराइज हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो जब आप उसको सेल करेंगे, उसकी गेन या लॉस को कैलकुलेशन करने के लिए वो भी आप उसका पार्ट कंसीडर करेंगे। तो ये लेटर ऑन हम न्यूमेरिकल करेंगे, उससे सारी चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी। यहाँ तक अभी आप यही बात याद रखें कि इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर भी कास्ट का हिस्सा बन जाते हैं। वाइल डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स द फॉलोइंग अमाउंट्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड। अब यहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट जब आप यानी कि उसको बाय करते हैं तो आप ये कुछ अखराजात ऐसे हैं जिनको आप उसकी कास्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो सबसे पहले क्या है, एनी एक्सपेंडिचर दैट इज़ और मे बी डिडक्टेड अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। कि कैपिटल एसेट के साथ साथ आप अगर कोई और भी नेचर ऑफ बिज़नेस उसमें ट्रेड कर रहे थे, साथ में ये अखराजात हो गए, तो वो खर्चा किसी और हेड में भी कंसीडर किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो उसको इसका हिस्सा ना बनाएं। एनी एक्सपेंडिचर दैट इज़ रेंडर्ड इन एडमिसिबल अंडर द सेक्शन 21 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में ये जो सेक्शन है, सेक्शन 21, इसमें कुछ ऐसे अखराजात हैं जिनकी अलाउ नहीं हैं, जो इन एडमिसिबल हैं। तो उनको अगेन सिर्फ आप सेक्शन 21 तक याद रखें। लेटर ऑन हम इस पर फोकस करके अलग से भी इसको पढ़ लेंगे, तो आपको फिर वो सेक्शन 21 की डिटेल भी याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास एक न्यूमेरिकल, इसकी क्या देखते हैं हम कि कौन कौन से इसमें खर्चे शामिल होंगे। मिस्टर रज़ा परचेज्ड 10,000 शेयर, नंबर ऑफ़ शेयर आपने याद रखना है 10,000 ऑफ ABC लिमिटेड कंपनी, ए नॉन लिस्टेड कंपनी। किस प्राइस पे थे? पर शेयर की कीमत क्या थी? 15। 10,000 शेयर खरीदे, 15 की उसकी कास्ट पड़ी हमें बाय करने में। ही इंकर्ड ₹1,000 ऑन एक्विजिशन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, यानी कि जो ट्रांसफ़र करने थे शेयर्स पहले किसी और के नाम पे थे, मलकियत किसी और की थी, तो अब अपने नाम पे करवाने पे भी खर्चा आया कितना? 1,000। 10,000 शेयर थे, 15 रुपये के हिसाब से ख़रीदा और 1,000 ट्रांसफ़र के चार्जेस पड़ गए। अब ड्यूरिंग द ईयर ही डिस्पोज ऑफ ऑल द शेयर्स एट ₹20 पर शेयर एंड पेड ₹1,500 एज कमीशन टू द ब्रोकर। जब सेल करने लगा 1,500 रुपये ब्रोकर को भी देने पड़ेंगे, लेकिन सेल हुई ₹20 पर शेयर के हिसाब से। तो अब आपने कैपिटल गेन कितनी हुई वो कैलकुलेट करनी। तो सिंपल है, सेल पहले देखें 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 20, 2 लाख सीधा सीधा हमें गेन हुआ। अब उसमें से कास्ट हमने माइनस करनी है, वो क्या थी? 10,000 पर शेयर, 15 प्राइस थी, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 1,50,000 उसकी ओरिजिनल कास्ट होगी। जब परचेज़ कर रहे थे तो 1,000 हमें ट्रांसफ़र के चार्जेस पे करना पड़े थे, जब सेल कर रहे थे तो 1,500 में कमीशन पे करना पड़ा था। टोटल अखराजात को हमने जब ऐड किया तो ये 1,52,500 बन गए। अब हमने इसको 2 लाख में से माइनस किया तो हमारे पास गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स आ गया 47,500। ये नॉर्मल बात थी। अब लेटर ऑन हमने मज़ीद निटी ग्रिटी की विद इन ईयर आप इसको सेल करते हैं, या अगर कोई आपको गिफ्ट मिलता है और इतने टाइम पीरियड के अंदर दोबारा सेल कर देते हैं, इट्स मीन कि वो टैक्स इवेड करने के लिए किसी को टैक्स गिफ्ट दिया गया था। जैसा कि नॉर्मली आप रेफ़र नहीं करने चाहिए पॉलिटिकल चीज़ों को, लेकिन लास्ट टाइम नवाज़ शरीफ पे जितने भी केसेस चल रहे थे उसमें बहुत सारे मामलात गिफ्ट के थे कि कभी गिफ्ट आ रहा था, कभी गिफ्ट जा रहा था। तो गिफ्ट बहुत सारे बाप बेटों के दरमियान में लेन देन का मामला था। तो उसमें असल मकसद क्या था? टैक्स को इवेड करना। जब एज ए गिफ्ट देते हैं तो आप उसको टैक्स से छूट मिल जाती है आपको। अच्छा, यहाँ पे कि जब आप कैपिटल एसेट एज अ गिफ्ट आपको मिलता है तो भी उसकी एक वैल्यू होती है। अच्छा, फिर मार्केट वैल्यू एज अ कास्ट ऑफ कैपिटल एसेट,
कि जब आपको कोई एक एसेट मिलता है तो उसकी मार्केट वैल्यू मौजूद होती है, तो आप उसकी वैल्यू को कैसे, फिर मार्केट वैल्यू यानी कि आप मार्केट में जाएं तो वही चीज़ या उस जैसी चीज़ सेम टू सेम उसी क्वालिटी की कितने की मिल रही होगी, तो वो उसकी कास्ट मालूम हो जाती है कि ये उसकी कास्ट होगी। तो फिर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑन विच द एसेट इज़ ट्रांसफर्ड और अक्वायर्ड बाय अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज कास्ट इफ़ द कैपिटल एसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कि ये जो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र हुई, केस कोई भी यहाँ से हो जाए, तो हमने उसकी कास्ट को फिर मार्केट वैल्यू उस डेट को लेना है जिस डेट को उस इंडिविजुअल की वो प्रॉपर्टी मलकियत में आ गई। अब मलकियत किस वजह से आई, हमें कास्ट क्यों मालूम करना पड़ी, क्योंकि उस इंडिविजुअल ने खुद कास्ट बियर नहीं की। तो बियर नहीं की तो हम उसकी कास्ट क्या कंसिडर करेंगे कि उस चीज़ को मार्केट वैल्यू के हिसाब से डिटरमिन कर लेंगे। गिफ्ट फ्रॉम ए रिलेटिव, कोई रिश्तेदार आपको तोहफा देता है तो डेफिनेटली आप कास्ट बियर तो नहीं करते ना। आपको उसकी एक वॉच किसी ने किसी को दी, तो लेट्स सपोज, और उस वॉच की अब मार्केट वैल्यू क्या है, तो कंपनी की और उसकी ओरिजिनलिटी पे डिपेंड करता है। तो फिर जाके आप देखेंगे कि इसकी कास्ट क्या बनेगी। सेकंड नंबर पे बीक्वेस्ट, मुझे इसकी उर्दू में मीनिंग नहीं आते, आप इसको खुद ज़रा ब्राउज़ करें। कुछ हैं ऐसे ही जिसमें इस इंडिविजुअल को कास्ट बियर नहीं करने पड़ रही, अपनी मर्ज़ी से कोई किसी को दूसरी चीज़ दे दे। सक्सेशन है कि पहले एक घर था किसी के पास और उसके पेरेंट्स वगैरह उसमें रह रहे थे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट थे, मतलब उनका आपस में उन्होंने हिस्सा विस्सा दे दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी अर्निंग से कुछ बनाई। अब यहाँ पे अगेन वो पेरेंट्स दुनिया में नहीं रहे, तो लीगल तरीके से वो उसके जो बेटा था बेटी थी जो भी थी वो उसको चीज़ मिलनी चाहिए। तो जब इस तरह की चीज़ आ जाए तो उसको सक्सेशन कहेंगे। इनहेरिटेंस, वरासत में कोई चीज़ मिले। डेवोल्यूशन, अगर कोई चीज़ डिवॉल्व कर रहे हैं तो उससे आपके हिस्से में कुछ आ जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ एन एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन चल रही थी, अब उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनको जो एसेट्स मिलेंगे वो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होगी तो उसके जो एसेट्स मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों के मामलात में जिसको ये चीज़ मिलेगी उसको इसकी कास्ट बियर नहीं करना पड़ेगी। लिहाजा ज़रूरी है कि उस वक्त जब उसको ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाए तो उसकी फिर मार्केट वैल्यू डिटरमिन की जाए। जब लेटर ऑन उसको सेल ऑफ करें तो हमें पता हो कि इसकी कास्ट क्या थी। अच्छा, यहाँ पे अब आ जाता है जी इल इंटेंशन के साथ गिफ्ट का मामला, कि एक्विजिशन थ्रू गिफ्ट, कि आपको गिफ्ट मिला है, आपने फ़ौरन कुछ टाइम गुजरा है तो बेच दिया है, तो आपको उसको कैसे ट्रीट करना पड़ेगा। वेयर द कैपिटल एसेट अक्वायर्ड थ्रू गिफ्ट इज़ डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 2 ईयर्स। तो ये टाइम आपने याद रखना है कि एक गिफ्ट मिला और कैपिटल नेचर का था। कैपिटल नेचर को हम पहले डिफ़ाइन अच्छे तरीके से कर चुके हैं। तो अब कोई पेंटिंग भी हो सकती है, कोई स्कल्पचर, कोई एंटीक वगैरह, यही अज्यूम कर लें। तो किसी ने किसी को गिफ्ट किया, अब ज़रूरी था कि अगर वो गिफ्ट को गिफ्ट ही समझता तो वो उसको रिटेन करता अपने पास, लेकिन अगर वो विद इन 2 ईयर सेल ऑफ कर देता है, इट्स मीन कि वो टैक्स इवेजन की एक प्रैक्टिस थी। ऑफ द एक्विजिशन, विद इन 2 ईयर्स ऑफ द एक्विजिशन के, जब उसको तोहफा मिला, गिफ्ट मिला, तो उसने एक्विजिशन के विद इन 2 ईयर्स उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। एंड द कमिश्नर इज़ सेटिस्फाइड, कि इनकम अथॉरिटीज़ जो हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, वो इस चीज़ से मुतमईन है दैट सच गिफ्ट अरेंजमेंट इज़ पार्ट ऑफ टैक्स इवेजन स्कीम, कि ये सिर्फ सारी जो प्रैक्टिस की गई है ये टैक्स से बचने का हरबा है जो इन्होंने किया है। देन द कॉस्ट ऑफ एसेट इन दी हैंड ऑफ रिसिपेंट, कि ये जो बंदा था इसने तोहफा दिया इसको, और ये बंदा जो था ये था रिसिपेंट। अब ये है आप ये कह रहे हैं सेंडर है, सेंड करने वाला, और ये रिसीव करने वाला, तो इसको रिसिपेंट कहेंगे। तो अब इसको मिला, रिसिपेंट क्या होगा, ऑफ द गेट शैल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉर द पर्सन डिस्पोजिंग ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ द डिस्पोजल। तो इसने इसकी कास्ट बियर करनी है और इसके ऊपर लाइबिलिटी जो भी बनती होगी वे पे करेगा। रिलेटिव से क्या मुराद है, इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन्स, कि अब आप अपने आप को अज्यूम कर लें एक इंडिविजुअल हैं, तो इसकी एन
एंसेस्टर्स यानी कि जो पहले आबा व अजदाद में से, वो भी रिलेटिव में आ जाएंगे। ए डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में कौन कौन आता है? नाना नाना, नाना नानी, दादा दादी, और इनके जो डिसेंडेंट यानी कि ज़ाहिर बात है उनकी औलाद से जो बच्चे हैं वो भी रिलेटिव में आ जाएंगे। और एन अडॉप्टेड चाइल्ड, आपका अपना नहीं है, अडॉप्ट किया है, ये भी रिलेटिव में आ जाएगा। ऑफ द इंडिविजुअल और ऑफ द स्पाउस, यानी कि वो इंडिविजुअल देने जो ये जो इंडिविजुअल है ये खुद भी, और इसका स्पाउस इसकी बेगम भी हो सकती है, ऑफ द इंडिविजुअल। इन दोनों के जो रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से ये दिया गया गिफ्ट को कंसीडर ऐसे ही किया जाएगा। दोनों के जो रिलेटिव हैं वो इस चीज़ में आ जाएंगे। सेकंड नंबर पे द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ एनी पर्सन स्पेसिफाइड अबव, तो जो ऊपर बात की गई है उनके कोई भी स्पाउस हो सकते हैं। अच्छा, गेन ऑन डिस्पोजल आफ्टर 1 ईयर, आपने कोई एसेट बेचा और विद इन 1 ईयर आपने उसको सेल ऑफ कर दिया, तो आपको जो कैपिटल गेन होगा उसमें 25% की छूट होगी, एग्जाम्पशन होगी। तो ये आपने कैसे इसको ट्रीट करना है, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी एंड पे देखते हैं, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं कैसे। वेयर अ कैपिटल एसेट विच इज़ टैक्सेबल अंडर नॉर्मल टैक्स रिजाइम is disposed of after 1 year of its acquisition, then the gain for income tax purposes shall be taken as 3/4, यानी कि अगर आपका 100 की वो चीज़ थी, 3/4 का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 75, यानी कि 100 अगर आपको कैपिटल गेन हुआ था तो उसमें 75 कंसीडर करेंगे, यानी कि फुल जो होता है वो 100% होता है, यानी कि 4/4 हो जाएगा, और 3/4 का मतलब है कि वो 73 हिस्से उसके कंसीडर किए जाएंगे। 75% ऑफ द एक्चुअल गेन ऑन द डिस्पोजल, रिमेनिंग 1/4 25% ऑफ द गेन शैल बी ट्रीटेड एज एग्जाम्प्ट। तो यहाँ पे मैंने जो कहा कि 25% डिस्काउंट मिल जाता है या एग्जाम्पशन मिल जाती है, तो ये आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए इस चीज़ का ट्रीटमेंट। कंसिडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द अर्लियर एग्जाम्पल, जो हमने पहले एग्जाम्पल की थी उसमें क्या था, शेयर खरीदे गए थे 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से, डिस्पोज ऑफ किया गया 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। जब ले रहे थे तो 1000 खर्चा करना पड़ा था ट्रांसफ़र करने के लिए, जब बेच रहे थे तो 1500 कमीशन पे करना पड़ा था। ये था उस न्यूमेरिकल का डेटा। अब उसको दोबारा माइंड में रखें तो उस पर कितना गेन हुआ था, 47,000 समथिंग कुछ हुआ था। तो अज्यूम दैट मिस्टर रज़ा सोल्ड द शेयर्स आफ्टर 1 ईयर ऑफ द परचेज, कि उसने ये जो शेयर थे 1 साल के अंदर ही बेच दिए थे। द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन शैल बी एज फॉलो, तो रुपीज़ 2 लाख थे एक्चुअली, जब सेल आउट किए उसके एक्सपेंडिचर माइनस किए तो 47,500 हमें गेन हुआ था। अब हमने चूँकि विद इन 1 ईयर उसको ट्रीट करना है तो उसका 3/4 लेना है, यानी कि 75%। तो अब 47,500 का 75% लिया तो ये हमें बन जाएगा 35,625। अब टैक्सेबल पर्पज़ के लिए अंडर द हेड कैपिटल गेन में हमें 47,500 नहीं बल्कि 35,625 को कंसीडर करना पड़ेगा, और डेफिनेटली इस पर टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो यानी कि ये बेटर है कि विद इन 1 ईयर अगर उसका डिस्पोजल हुआ तो। नोट, द अबव ट्रीटमेंट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग कैपिटल एसेट। ये तो ठीक है, शेयर्स के मामले में हमने बात कर ली, लेकिन ये जो चीज़ है आपने किन किन चीज़ों पे विद इन 1 ईयर अगर आपको सेल ऑफ भी करते हैं और कैपिटल गेन रेज होता है तो आपने इन चीज़ों पे अप्लाई नहीं करना। सबसे पहले क्या है, शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जो वाइडर लेवल पे है, जो गवर्नमेंट की कस्टडी में या गवर्नमेंट उसको ऑपरेट कर रही है, तो पब्लिक कंपनी इस मामले में नहीं आएगी। वॉचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन पीटीसी के जो है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन यानी कि जो पीटीसीएल वगैरह के इसके जो शेयर्स हैं इनको भी ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो डेफिनेटली वो भी एक पब्लिक कंपनी नेचर में आता है, लेकिन उसको पब्लिक कंपनी डिक्लेयर नहीं किया गया। इसलिए मुदर्रबा सर्टिफिकेट्स, एक इन्वेस्ट करता है दूसरा उसको सर्विसेज देता है, तो वो एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, या जो ऐसा एसेट जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी लेकिन आपको वो कैपिटल नहीं रहेगा, कुछ अरसे के बाद कंपनी आपके उस कैपिटल को पे ऑफ करके रिडीम कर देगी, आपका कैपिटल नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे उसको कैपिटल नेचर में कंसीडर करना जायज़ नहीं है।
तो अब 4 एग्जाम्पशन हैं, यानी कि एक पब्लिक कंपनी, पीटीसी, मोडराबा या फिर वो रिडीमेबल कैपिटल। इनको आपने नॉर्मल कैपिटल में कंसीडर करते हुए विद इन 1 ईयर सेल करने के बाद अगर आपको प्रॉफिट होता है, गेन होता है, तो आपने उसमें से 3/4 नहीं निकालना, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उसका गेन होगा उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। सेक्शन 37 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 प्रोवाइड्स सेपरेट टैक्स ट्रीटमेंट फॉर अबव रेफर्ड एसेट्स के, यानी कि ये जो सेक्शन 37A इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, इनको सेपरेट जो एक ट्रीटमेंट की जाती है। द रेलेवेंट प्रोविजन आर डिस्कस्ड बिलो, लेटर ऑन हम इनकी प्रोविजंस को भी देखें।